हेलो बच्चों, वेलकम टू बीटी बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म, यानी हम एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी पढ़ेंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वेट, just give me 2 minutes. I have just to. Okay. So we are talking about anatomy of flowering plants. अब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है प्लांट्स। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली हम इस लेक्चर में एंजियोस्पर्म की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल से मिलकर बने होते हैं। सो सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स है। ओके, एक ग्रुप ऑफ सेल जो कॉमन इन ओरिजिन होगा और एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। सो वी कैन राइट इट इज अ ग्रुप ऑफ cells which are common in origin and perform a common function. Common function. अब यहां पर मैंने एक बात बोली है, कॉमन इन ओरिजिन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो एक सेल के डिवीजन से बनती हैं। इट मींस उनकी जो पेरेंट सेल है वो सेम होगी। ठीक है। और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट मींस सपोज करिए कि कोई टिश्यू ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस टिश्यू की सारी सेल्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी। तो यानी कि वो क्या परफॉर्म कर रही हैं? वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगी। अच्छा, एक सवाल बच्चों को मन में ज्यादातर आता है कि जो टिश्यू की सेल्स होती हैं, वेदर दे आर सेम इन स्ट्रक्चर और नॉट। तो बच्चों, जो टिश्यू की सेल्स होती हैं वो स्ट्रक्चर में सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। सो यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट हियर। cells may be structurally same और different। ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ पेरेन्काइमा का। ठीक है। पेरेन्काइमा ये एक टाइप का टिश्यू है जिसे हम अभी बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो पेरेन्काइमा जो टिश्यू है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो सारी सेम होती हैं स्ट्रक्चर में। जबकि मैं जाइलम या फ्लोएम की बात करूं, ये भी दूसरे तरीके के एक टिश्यू है जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ये सब टर्म्स अभी आएंगे, आप समझ जाएंगे। इनकी जो सेल्स होती हैं बेटा, इनकी सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। सो कहने का मतलब ये है कि टिश्यू की सेल्स स्ट्रक्चरली सेम भी हो सकती हैं और दे मे बी डिफरेंट ऑल्सो। ठीक है। सो दिस वॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो ये हो गई टिश्यू की डेफिनेशन। अभी यदि हम एक प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वी कैन से कि हमें पता है कि सेल सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है। सेल सबसे पहले सेल्स होंगी। सेल्स विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ टिश्यू। टिश्यू बनेगा। टिश्यू के बाद क्या होगा? टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। प्लांट के केस में बेटा ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता। जैसे कि हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। बट प्लांट्स के केस में ऑर्गन सिस्टम नहीं डेवलप होता है। तो यू कैन राइट डाउन वन मोर पॉइंट हियर। नो
organ system is present in case of plants. ठीक है, अब हम बात करते हैं टिश्यू के टाइप की। ठीक है, सो हमें पता है कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। अब ये टिश्यू दो तरीके के हो सकते हैं। टिश्यू फर्स्ट है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, क्या इन नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि ये इनका क्या मतलब है? देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है जो टिश्यू डिवाइड कर सके, यानी इसकी सेल्स के पास कैपेसिटी है टू डिवाइड। सो वी कैन राइट हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड। इसकी सेल्स रैपिडली डिवाइड करती हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है, एक्चुअली जो मेरिस्टेम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, सॉरी, मेरिस्टेम जो वर्ड है दैट इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है डिवाइडेड। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, सो इम्पोर्टेंट है। वही परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू हैं जिनके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती, यानी दे कैन नॉट डिवाइड, कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, सो हम एक एक करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सो हेडिंग आएगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी सेल्स कैसी होती हैं, यानी उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली बात, इनकी सेल्स बेटा स्मॉल इन साइज होती हैं, मतलब छोटी होती हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही हैं, बड़ी नहीं हो पाती उससे पहले ही फिर से डिवाइड कर जाती हैं, इसलिए इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। दे आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इन सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस is absent. I think you are aware about intercellular space। क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, इन सब सेल के बीच में जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस ये जो स्पेस है, इसको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। तो इन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, सो इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज that their cytoplasm, or better to say protoplasm, is white, is dense। ठीक है, यानी मान लीजिए ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है बेटा ये काफी डेंस होता है, काफी थिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सेल रैपिडली डिवाइड कर रही हैं, तो इनमें बहुत रैपिडली प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह प्रोसेस चल रही होती है, दैट्स व्हाई देयर प्रोटोप्लाज्म इज क्वाइट डेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन सेल्स में वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट होती है। देखिए, अभी तक जब भी अपने प्लांट सेल पढ़ी है आपने, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम प्लांट सेल का, सो वी मेक अ बिग वैक्यूल occupying around 80% volume of the cell. But in case of meristematic cell, vacuole absent होती है, और if present, they are very small, very small। वैसे तो एब्सेंट ही होंगी, और यदि प्रेजेंट ही होंगी सो दे आर वेरी स्मॉल, यानी कि ऐसे ऐसे कहीं पड़ी होंगी। इस तरीके की कंडीशन नहीं मिलेगी जिसमें 70 to 80% वॉल्यूम ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय
वैक्यूल। जनरली प्लांट सेल में ऐसा होता है, बट मेरिस्टेमेटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि देखिए, जो वैक्यूल होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है। वैक्यूल का फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल में वेस्ट प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहे, ये जल्दी जल्दी रैपिडली डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर वैक्यूल्स का फंक्शन ही नहीं है। दैट्स वाई वैक्यूल्स आर ईदर एब्सेंट, और इफ दे आर प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल। आई होप इतनी बात क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत हाई होता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज वेरी हाई। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये है, सपोज करिए ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस काफी बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सेल अभी अभी डिवाइड करके बनी है, तो इनके पास न्यूक्लियस बड़ा है लेकिन साइटोप्लाज्म अभी बहुत कम है। और जैसे ही इनका साइटोप्लाज्म थोड़ा बढ़ेगा और ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होगा, ये तुरंत फिर से डिवाइड कर जाएंगी। ठीक है, क्यों? तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ बेटा, क्योंकि ये सेल अभी अभी डिवीजन से बनी है, तो इनके पास बड़ा न्यूक्लियस है लेकिन साइटोप्लाज्म अभी कम है। ठीक है, तो इसलिए इनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसा है? हाई। जैसे ही साइटोप्लाज्म थोड़ा सा बढ़ेगा और ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होगा, ये सेल तुरंत फिर से डिवाइड कर जाएंगी, तो इनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई बना रहता है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, एक और बात है जो मुझे बतानी है कि इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, सेल वॉल इज वेरी थिन। इसका भी रीजन है, क्योंकि ये सेल कैसी हैं, ये डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, यदि इनकी सेल वॉल काफी मोटी, रिजिड होगी, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सेल टू डिवाइड, isn't it? So that's why cell wall is thin and it is made up of cellulose only. ठीक है, यानी जो सेकेंडरी वॉल के लिए जो डिपोजिशन होता है लिग्निन वगैरह का, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन दी सेल्स। आई होप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सारी आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे। सबसे पहले ये स्मॉल इन साइज हैं, छोटी हैं, क्योंकि बार बार डिवाइड कर रही हैं, रैपिडली डिवाइड कर रही हैं। जैसे ही थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, दे अगेन डिवाइड। ओके, दैट्स व्हाई देयर साइज इज वेरी स्मॉल। इंटरसेलुलर स्पेस, यानी दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है, दैट इज टोटली एब्सेंट। प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस है, क्योंकि ये सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रही हैं, तो इनके अंदर प्रोटीन, आरएनए, ये सब सिंथेसाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म बहुत थिक या डेंस होता है। वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं, क्योंकि स्टोरेज का फंक्शन यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई है, क्योंकि ये अभी अभी सेल डिवीजन से बनी है, तो न्यूक्लियस बड़ा है, साइटोप्लाज्म कम है। जैसे ही साइटोप्लाज्म थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो नीचे आएगा, ये तुरंत फिर से डिवाइड कर जाएंगी। तो कहने का मतलब है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई बना रहता है। और लास्ट कैरेक्टर ये था कि सेल वॉल थिन होती है। अगेन, फॉर द रैपिडली डिवाइडिंग सेल इट इज गुड टू हैव अ थिन सेल वॉल। ओके, आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थोड़ा और इलेबोरेट वे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो आप यहां ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो पहला जो हेडिंग है वो है प्राइमरी मेरिस्टेम, और दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नोट्स खुद से बनाएं। ठीक है, आपको जो भी मैं यहाँ लिखवा रही हूँ, दैट शुड बी इन योर नोटबुक। और इसके अलावा आपको कुछ और ऐड करना है, यू कैन ऐड इन योर नोट्स। ठीक है, बट आपको खुद से अपने नोट्स लिखने चाहिए, तभी आपको याद करने में और समझने में आसानी होती है।
आई होप ठीक है। नाउ प्राइमरी मेरिस्टेम को समझते हैं। सो प्राइमरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है बेटा जो प्लांट में सिंस बर्थ प्रेजेंट है, मतलब पहले से ही, जैसे ही प्लांट ने जन्म लिया, सिंस द बिगिनिंग ये प्लांट में प्रेजेंट थी। सो आई कैन राइट इट इज प्रेजेंट in the cell, in the sorry plant since beginning, beginning से प्रेजेंट होती है। नाउ सेकेंडरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है, डेफिनेटली ये सिंस बर्थ तो प्रेजेंट नहीं होगी, इट विल अराइज लेटर इन द प्लांट लाइफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए ये एक सीड है, ठीक है, और हमें पता है सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। दिस इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, बेसिकली एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी प्लूम्यूल प्लूम्यूल और रेडिकल, और यहाँ पर कोटिलेडॉन्स होते हैं, दीज आर कोटिलेडॉन। अब यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पर बनाती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दीज आर अगेन डिवाइडिंग, ये रैपिड डिवाइड करेंगी, हमें पता है इनका कैरेक्टरिस्टिक ही ये क्या है, टू डिवाइड रैपिडली। तो ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इनमें से सपोज करिए मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ये भी कुछ सेल्स है, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन करने से इतनी सेल्स बनी, सपोज करिए। इसमें से जो ग्रीन वाली सेल्स हैं इन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया, ठीक है। दिस इज परमानेंट टाइप ऑफ सेल, यानी ये परमानेंट टिश्यू बन गया। अब ये सेल डिवाइड नहीं कर रही, और ये किसकी प्रॉपर्टी थी, परमानेंट टिश्यू की, सो ये परमानेंट टिश्यू बन गया। लेकिन ये जो मेरिस्टेम, ये जो सेल्स हैं जो रैपिडली डिवाइड कर रही है, दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक है ये, ठीक है। सो इन इस मेरिस्टेम को, क्योंकि ये प्लांट में सिंस बर्थ ही प्रेजेंट थी, देखिए, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन दूसरा एक और है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सो अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि दैट इज प्रेजेंट ऑन एपेक्स। कहां पर प्रेजेंट होगी, ऑन एपेक्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। एपेक्स, अब यदि प्लांट की बात करें तो सपोज करिए दिस इज वन प्लांट, दिस इज शूट या स्टेम बोल लीजिए, और ये सपोज करिए रूट है, ठीक है, अंडरग्राउंड रूट। तो इसमें दो ही एपेक्स होते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया जो कि शूट के टिप पर प्रेजेंट है, और दूसरा जो रूट के टिप पर प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये वाली मेरिस्टेम शूट के टिप पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसका शॉर्ट में एब्रीविएशन है सेम। सिमिलरली ये जो है, ये रूट के एपेक्स पर प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, रैम भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं अभी एपिकल मेरिस्टेम को ही थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, ठीक है।
अभी हम इंटरकेलरी और लेटरल के बाद आगे बढ़े, आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। सो ये प्रेजेंट होती है ऑन द एपेक्स, ठीक है, प्लांट के एपेक्स रीजन, वेदर इट इज शूट एपेक्स और इट इज रूट एपेक्स, मे बी प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ एपेक्स, ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेम है ये प्राइमरी होती है बेटा ओरिजिन में, यानी ये सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम बोल सकते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि ये मेरिस्टेम बाद में नहीं बनी है, ये उस प्लांट में तब से प्रेजेंट थी जब वो एम्ब्रियो की फॉर्म में सीड में था, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम। एक और बात इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, ये डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स दोनों में मिलती है, ठीक है, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स दोनों में मिलेगी। और इस मेरिस्टेम की वजह से प्लांट हाइट में लंबा होता है। क्या होता है? प्लांट हाइट में लंबा होता है। आपने देखा होगा जब एक प्लांट, जैसे ये प्लांट है सपोज करिए, जब सीडलिंग स्टेज में इट इज स्मॉल, बट एज टाइम पासिस इट ग्रोज इन हाइट, ये लंबा होता चला जाता है, इजंट इट? सो बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सो आई कैन राइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट, ओके, और लेंथ ऑफ प्लांट भी लिख सकते हैं। और इसी की वजह से रूट भी, जब ट्री बड़ा हो जाता है, ट्री ओल्ड हो जाता है, उसकी रूट डीप एंड डीप चली जाती है इन सॉइल बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू ओनली। सो एपिकल मेरिस्टेम समझ में आया, कहाँ प्रेजेंट है? एपिक्स पर प्रेजेंट है। शूट एपेक्स पर जो प्रेजेंट है उसको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। रूट एपेक्स पर जो प्रेजेंट है उसको रूट मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट में तब से प्रेजेंट थी जब प्लांट एम्ब्रियो की फॉर्म में था, ठीक है। ये डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स दोनों में मिलती है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, ठीक है। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करते हैं बेटा। वेट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, सो हम बात कर रहे हैं अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा बेटा, इंटर कैलरी, ठीक है। ये वो मेरिस्टेम है जो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में मिलती है। जैसे सपोज करिए ये एक प्लांट है, यहाँ पर मान लीजिए परमानेंट टिश्यू है ना, ठीक है, यहाँ पर भी परमानेंट टिश्यू है, ये कुछ यहाँ प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो इट इज फाउंड इन बिटवीन परमानेंट परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ तब आप समझ पाएंगे। जैसे आपने शुगर केन का प्लांट देखा होगा, जैसे शुगर केन का जो स्टेम है वो हम जनरली उसका जूस पीते हैं, आपने देखा होगा, उसमें ना इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होती है, इनको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। और इस रीजन को बिटवीन टू, ये भी एक नोड है, देखिए, है ना, ये 2 नोड हो गए, और इन दोनों के बीच जो ये एरिया प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है। यदि आप शुगर केन का छोटा प्लांट देखेंगे तो ये जो इंटरनोड है ये काफी छोटा होगा, सब लाइक मैं इधर बनाती हूँ तब आप समझ पाएंगे, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, छोटा है, ओके। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है ये जो इंटरनोड का एरिया है ये बड़ा हो गया, ठीक है। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ एट द बेस ऑफ इंटरनोड प्रेजेंट होगी, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है।
ओके, यहाँ पर प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से ये इंटरनोड लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली ये कुछ ग्रासेस में भी मिलती है, जैसे आपकी बहुत जगह आपने ये डायग्राम देखा होगा। तो उसका लिए दिस इज, ये लीफ है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है इंटरकैलरी, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। सो दिस इज, सपोज ये ग्रास है, ठीक है, इसी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से सपोज करिए कि कोई जो ग्रेजर है, जैसे कोई कैटल है, वो ग्रास को खा लेता है, सपोज करिए उसने यहाँ से खा लिया, ठीक है, या यहाँ से खा लिया, तो क्या होगा, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये फिर से जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगी और फिर कुछ ही दिनों में वो ग्रास फिर से उगाती है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो हमारे गार्डन्स होते हैं या हमारे पार्क होते हैं, वहां पर जो ग्रास उगी होती है उसको माली रेगुलरली काटते रहते हैं, बट स्टिल फिर से वो ग्रो कर जाती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्योंकि वो ऊपर के पोर्शन काट देते हैं, बट ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ जो प्रेजेंट है लीफ के बेस पर एंड इन बिटवीन द स्टेम, ये फिर से एक्टिवेट होके डिवाइड करेगी और नई सेल्स बनाएगी, नई लीफ बनाएगी, नया स्टेम बनाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो यू शुड कि यू शुड नो दैट बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग टू द लेटरल मेरिस्टेम। अब हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करेंगे। ये जो, अच्छा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में एक और चीज रहेगी जो मुझे बतानी है। इट इज फाउंड ओनली इन मोनोकॉट, जनरली ये मोनोकॉट्स में मिलती है बेटा। सो आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, इट इज फाउंड इन मोनोकॉट्स। जबकि हमने देखा था अभी, जो एपिकल मेरिस्टेम थी वो दोनों में प्रेजेंट थी, मोनोकॉट एज वेल एज डायकॉट, लेकिन ये सिर्फ मोनोकॉट में प्रेजेंट है। वो प्राइमरी मेरिस्टेम थी। क्यों? क्योंकि वो प्लांट में सिंस बर्थ प्रेजेंट थी। सिमिलरली बेटा ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, यानी ये भी वो मेरिस्टेम है जो सिंस बिगिनिंग प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, सो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नाउ हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करेंगे। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल नाम से पता चल रहा होगा कि ये समवॉट लेटरल है, यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे सपोज करिए मैं एक स्टेम का क्रॉस सेक्शन लेती हूँ, तो इसकी पोजीशन आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल है पोजीशन में, ये है लेटरल मेरिस्टेम। सो यदि आप इसकी शेप देखें तो ये कुछ सिलेंडर जैसी बनी हुई है, तो इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं इसको? सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, दोनों ही बातें एक ही है। ठीक है, अच्छा, एक और बात है इन सेकेंडरी मेरिस्टेम की, वो ये कि ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। इट मींस ये प्लांट में सिंस बिगिनिंग या सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं होती। तो ये कैसी मेरिस्टेम है? इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट अभी के लिए समझिए आप, ये जो बेटा मेरिस्टेम है ये केवल डाइकॉट्स में मिलती है। ठीक है, डाइकॉट्स में प्रेजेंट होती है। तीसरी बात, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब प्लांट की जो गर्थ में ग्रोथ होती है, गर्थ मतलब चौड़ाई में जो ग्रोथ होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मेरिस्टेम। जैसे प्लांट, आपने छोटा प्लांट देखा होगा, जो नन्हा सा छोटा प्लांट है, अभी अभी उगा है, ये थोड़ा छोटा ही है, तो वो आपने देखा होगा, इट इज नॉट ब्रॉड इन, ब्रॉड, इट इज नॉट ब्रॉड। ठीक है, ये पतला सा होता है, जैसे मैं डायग्राम से समझाती हूँ, ये ऐसा होगा। लेकिन जब ये पेड़ ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कुछ ओल्ड हो गया, तब आप देखते होंगे कि इनकी गर्थ, यानी ये जो चौड़ाई है ये बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ।
सेकेंडरी ग्रोथ आपके सिलेबस में है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझिए कि लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, नाउ अब हम लेटरल मेरिस्टेम पढ़ लिया है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। इसके एग्जाम्पल अभी शायद आप ना समझ पाए, बट नोट डाउन कर सकते हैं आप इस एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम सेकेंडरी ग्रोथ समझेंगे वहां पर आपको इसके एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन याद करने के लिए आप लिख सकते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, राइट। ओके, सो नाउ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अभी तक टिश्यू, ठीक है। फिर हमने देखा कि टिश्यू दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जिसमें हमने तीन तरह की मेरिस्टेम देखी। वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज इंटरकैलरी, एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू, मैंने बच्चों आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जिसके पास कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने की, यानी ये इसकी सेल्स कैसी होंगी, ये डिवाइड नहीं कर पाएंगी। तो थोड़ा सा मैं एक बेसिक आइडिया देती हूँ। सपोज करिए ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है। ओके, अब हमें पता है ये क्या करती हैं, ये रैपिडली डिवाइड करती हैं, ये रैपिडली डिवाइड कर रही हैं और इन्होंने ऐसे कुछ सेल्स बना दी। अब क्या होगा विद टाइम, ठीक है, इनमें से कुछ सेल, सपोज करिए ये सेल्स डिफरेंशिएट कर गई, डिफरेंशिएट कर गई इन परमानेंट टिश्यू। these are only meristematic tissue, और ये इन्होंने परमानेंट टिश्यू बना दिया। परमानेंट टिश्यू मतलब ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि इनका फंक्शन अब परमानेंट हो गया। देखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल का कोई फंक्शन नहीं होता, मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, इनका काम है डिवाइड करना। इनके डिवीजन के फलस्वरूप जो सेल्स बनेंगी वो सेल डिफरेंशिएट कर जाएंगी। डिफरेंशिएट का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए असाइन हो जाएंगी। सपोज करो ये सेल, इन सेल्स को हमने काम दिया कि ये सेल भाई कुछ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी, यानी जाइलम बनाएंगी ये, तो ये जाइलम में डिफरेंशिएट हो गई और जाइलम एक परमानेंट टिश्यू है। ये सेल अभी भी मेरिस्टेमेटिक रही हैं, इनके पास अभी भी कैपेसिटी है डिवाइड करने की, तो ये फिर से डिवाइड करती जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, ड्यू टू डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड देयर डिफरेंशिएशन। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स पहले डिवाइड करेंगी, उन सेल्स में से कुछ सेल्स का फंक्शन परमानेंट हो जाएगा या स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा। उन सेल के पास फिर कैपेसिटी नहीं है टू डिवाइड, वो सेल फिर डिवाइड नहीं करेंगी, उन सेल्स को हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। सो आई कैन राइट परमानेंट टिश्यू। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि इन सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन हमने असाइन कर दिया, ठीक है। अब वो वही काम करेंगी, अब इनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। अच्छा, आप एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैम परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन सकता है? देखिए, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, जब परमानेंट टिश्यू, सपोज करिए ये परमानेंट टिश्यू था, ठीक है,
इसने फिर से डी डिफरेंशिएट करके डी डिफरेंशिएट करके डी डिफरेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक सेल बना दी, मेरिस्टेमेटिक सेल। बट ये बहुत रेयर केसेस में होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझिए, मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिफरेंशिएट करती हैं तब वो बनाती हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। और जब परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएशन से क्या बनाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। यानी इनके पास फिर से कैपेसिटी आ जाती है डिवीजन करने की। बट ये बहुत रेयर केस में होता है। जो जनरल पैटर्न है वो क्या है कि मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएशन के बाद परमानेंट टिश्यू बनाती है। ठीक है, ओके। सो आज हम परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ और है। ठीक है, सो उस इन सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इस लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू को और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू हमें पता है वो टिश्यू है जो डिवाइड नहीं कर सकता, तो इनके फंक्शन कुछ स्पेशल होते हैं। परमानेंट टिश्यू को अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, सो पहली कैटेगरी है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। यानी इसके पास एक ही तरह की सेल होंगी। वहीं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला है पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा। दूसरा है कॉलनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। जो पेरेन्काइमा होता है बेटा, ये सबसे पहले इसकी जो सेल्स होंगी वो ऐसे होंगी। राउंड है, ओवल है, आइसोडायमेट्रिक है ना। सो यू कैन राइट डाउन राउंड, ओवल, आइसोडायमेट्रिक टाइप ऑफ सेल। ठीक है, सेल्स। दूसरी बात, इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होगी
सेल वॉल होगी वो काफी थिन होगी, सेलुलोज की बनी होगी मेनली, ठीक है। और ये लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। कैसी हैं? लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स हैं। इनका मेन काम होता है बेटा स्टोरेज करना, सबसे पहले तो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती हैं कभी कभी, जब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, या वी कैन से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और समटाइम जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, एयर ट्रैप करते हैं, तो ये प्लांट्स को फ्लोट करने में भी हेल्प करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। सो मैं इसको आगे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। स्टोरेज का फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है। ये एक्चुअली मेन टिश्यू है, मेन ग्राउंड टिश्यू यही है। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज की फिलिंग यही है, ठीक है। बाकी सारी सेल्स आएंगी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, फिलिंग कह सकते हैं। ओके, नाउ मैंने अभी आपको बताया कि इनमें यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ये क्या काम करेंगी? देन दे विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ठीक है। इन दैट केस इन पैरेन्काइमा सेल को हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा, ठीक है। ओके, एक और टर्म है, ये है जहां फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, ठीक है। एक और चीज है, जब पैरेन्काइमा के बीच, जैसे सपोज करिए ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ये स्पेस इतना बिग हो गया कि इट ट्रैप्स एयर। सो ये प्लांट को एक बियोंसी देंगे, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू फ्लोट ऑन द वाटर। तो ये हाइड्रोफाइट्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पर हम ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्या क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एरनकाइमा, एरनकाइमा, काइमा भी बोलेंगे, ठीक है। उस केस में एरनकाइमा भी बोलेंगे। कहाँ मिलेगा? हाइड्रोफाइट्स के केस में। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कॉलन काइमा पर। सो कमिंग टू द कॉलन काइमा, कॉलन काइमा, ठीक है। कॉलन काइमा की बात की जाए बेटा, सो कॉलन काइमा की जो सेल्स होती हैं, उनकी सेल वॉल के बाहर एक इरेगुलर थिकनिंग होती है। ये इनकी खास बात है, मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इरेगुलर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, ठीक है। किसके डिपोजिशन की वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। सो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने डायग्राम्स वहां देखे होंगे बुक्स में। इनके जो कॉर्नर होते हैं दोज आर इरेगुलरली थिकन, है ना। तो ये इसी की बात हो रही है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन की वजह से ये इरेगुलर थिकनिंग मिलती है। ये सेल्स कैसी होती हैं? ये भी लिविंग होती हैं, ठीक है, लिविंग होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। इनका एक्चुअली फंक्शन ये है कि ये स्टेम को, यंग स्टेम को, बेसिकली यंग स्टेम को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा, यंग स्टेम के अलावा
ये पिटियोल में भी मिलती हैं, पिटियोल में भी मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए ये प्लांट को, जब प्लांट तेज हवा चलती है और प्लांट जब बेंड करता है, इन्हीं सेल्स की वजह से प्लांट बेंड कर पाता है, अदरवाइज प्लांट बेंड नहीं करेगा, टेयर कर जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। बट दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी, दोनों ही प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये ऐसा टिश्यू है जो लिविंग होने के साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहा है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, तभी रिजिडिटी है, और तभी उसकी वजह से इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो आई कैन राइट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जनरली जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं वो नॉन लिविंग टिश्यू होते हैं, बट कॉलन काइमा एक ऐसा टिश्यू है जो लिविंग है। ठीक है, इसमें कैसी सेल्स प्रेजेंट है, लिविंग है, बट स्टिल इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जब तेज हवाएं चलती हैं, प्लांट मुड़ भी जाते हैं, थोड़े से झुक जाते हैं, देखा होगा आपने, लेकिन फिर भी वो टूटते नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस कॉलन काइमा। ठीक है, I hope this is all about coloncyma. Now we will discuss about sclerenchyma. ठीक है, हम sclerenchyma के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। So sclerenchyma एक्चुअली कैसा टिश्यू है? sclerenchyma मैं लिख sclerenchyma, ये एक डेड टिश्यू है। देखिए, अभी तक हमने जो दो पढ़े थे, पेरेन्काइमेटस टिश्यू, पेरेन्काइमा यानी, या फिर कोलनकाइमा, दे बोथ वर लिविंग टिश्यू, बट ये कैसा है? डेड टिश्यू है। इसकी जो सेल वॉल होती है, वेरी वेरी थिक, इज थिक। वाई? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, यहाँ पर डिपोजिशन हो गया है लिग्निन का। ठीक है, लिग्निन। ठीक है, कैसा टिश्यू है? डेड टिश्यू है। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो स्क्लेरेंकाइमा है, ये दो तरीके का होता है। पहला है फाइबर, फाइबर, और दूसरा है स्क्लेरीड। ठीक है, फाइबर एंड स्क्लेरीड। जो फाइबर होते हैं वो लॉन्ग इस टाइप के होते हैं, देखते हैं, लॉन्ग, इलोंगेटेड, टेपरिंग एंड होते हैं, पॉइंटेड एंड आप देख पा रहे होंगे, टेपरिंग एंड्स हैं इनके। ठीक है, वहीं स्क्लेरीड की बात करूं तो ये राउंड वॉल इनकी, काफी, जैसे आपने स्ट्रक्चर डायग्राम देखा होगा, इस तरीके से डायग्राम होता है। ये जितनी है ये वॉल है। ठीक है, ये सारा, ये इतना बस छोटा सा इसमें ल्यूमन है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये कैसी सेल है? डेड सेल्स हैं। वॉल इज हाईली थिक। ठीक है, हाईली थिक है। और ल्यूमन कैसी है? वेरी स्मॉल। ठीक है, ये जो है स्केलेरीड, ये कहाँ मिलते हैं? ये एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी बताती है कि ये हमें नट्स में मिल सकते हैं। ठीक है, नट्स में मिलते हैं। इवन जो गुआवा और पेयर जो होते हैं, इवन सपोटा यानी चीकू, इन सब में जो ग्रिटीनेस होती है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज स्क्लेरीड। ठीक है, इसकी वजह से होती है। और ये जो फाइबर होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां भी ये आएंगे। ठीक है, ये अदर सेल्स के साथ मिलके प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। सो दिस इज अबाउट स्क्लेरेंकाइमा। सो हमने पढ़ लिया अब परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। सो ध्यान से सुनिएगा, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। हम आज के लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स। परमानेंट इसलिए क्योंकि इसकी सेल के पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो एग्जाम्पल हैं, वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम, ठीक है। दो एग्जाम्पल हैं। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड minerals from soil to different parts of plant। देखिए, हम सभी ने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि रूट का फंक्शन है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन सपोज करिए एक लीफ है जो प्लांट के बहुत ऊंचाई पर है, वहां तक ये पानी कैसे पहुंचेगा? क्योंकि रूट ने तो एब्जॉर्ब किया है, अब पानी रूट के पास है, लेकिन रूट से उस लीफ तक जाने के लिए हमें किसी ऐसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। जनरली हम घरों में एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाना होता है तो हम पाइप का सहारा लेते हैं। सिमिलरली प्लांट्स आर ऑल्सो स्मार्ट, तो प्लांट्स ने जाइलम नाम का एक टिश्यू बनाया है जो कि एक पाइप की तरह काम करेगा, जो जो रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया है उसको प्लांट के अन्य यानी डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। सो वही मैंने लिखा है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। सिमिलरली नॉट सॉइल, फ्रॉम रूट, सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए रूट, ठीक। यहाँ पर फ्लोएम का क्या फंक्शन है? फ्लोएम का फंक्शन है, हमें पता है कि सपोज समबडी इज आस्किंग व्हाट इज द किचन ऑफ द प्लांट, तो हम सभी को पता है कि लीफ में प्लांट अपना जो फूड है वो सिंथेसाइज करता है, बट उस फूड की जरूरत डिफरेंट डिफरेंट अदर ऑर्गन्स को भी है, जैसे रूट को भी खाना चाहिए, अदर लीव्स, अदर जो फ्रूट बन रहा है या फ्लावर बन रहा है उसमें भी खाने की जरूरत है। सो हाउ दे विल गेट ट्रांसपोर्टेड? दे विल गेट ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। सो आई कैन राइट डाउन to transport food from where? From leaf to different parts of plant, ठीक है। अब हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम के बारे में हम बात करते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी हम जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा डिटेल में कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम मैंने जो बताया था हम पढ़ेंगे डाइकॉट रूट, लीफ और स्टेम, इसी तरह मोनोकॉट लीफ, रूट और स्टेम के बारे में। इसके अलावा वी हैव टू स्टडी अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ एंड डाइकॉट्स। सो ऑल दीज टॉपिक्स आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ओके, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, मुझे थोड़ा जाना है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो फॉर टुडे इट्स ओवर। आप रिवाइज करते रहिए, और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा वी विल डू एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। ओके, सो ओके, बाय, टेक केयर।